दोस्तों, आज हम जिस मुद्दे पे आपसे बात करने इस वीडियो के माध्यम से आए हैं वो विषय है कि क्या आजादी केवल कांग्रेस ने दी। कौन सा ऐसा कारण था कि आजादी के बाद देश की जनता को यह समझाने में बिल्कुल सफल हो गए कांग्रेसी कि जो भी आजादी मिली है कांग्रेस के कारण मिली। कांग्रेस के नेता ही महिमामंडित किए गए, कांग्रेस के ही लोगों को आगे से आगे सहानुभूति मिली कि इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी है, इन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी। लेकिन क्या आपको लगता है कि आजादी हमें केवल कांग्रेस के कारण मिली? अगर आप बहुत सारे मुद्दों को एक साथ जोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि केवल कांग्रेस एक माध्यम भले था, लेकिन केवल कांग्रेस ही आजादी के लिए पूरी तरह से अपना जो क्रेडिट लेती है वो कितना गलत करती है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक मालवी और आप हमारा चैनल देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। आज हम आपको आजादी की लड़ाई से संबंधित उन तथ्यों को बताएंगे जो कहीं ना कहीं आज भी हमारी किताबों से गायब कर दिए गए या सोचा गया कि इनको हटा दिया जाए। मैं आपको बताऊं, कांग्रेस के इतिहास की बहुत सारी किताबें आपको मिलेंगी। उनमें से एक किताब का नाम है कांग्रेस का इतिहास। पट्टाभी सियाराम रमैया ने उस किताब को लिखा है, कांग्रेस का इतिहास, और उसमें आजादी की पूरी लड़ाई को कांग्रेस के साथ महिमा मंडित करने की कोशिश की गई। विपिन चंद्रा ने किताब लिखी है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। उसमें उन्होंने भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और क्रांतिकारियों के जो आंदोलन थे उसको थोड़ा सा महत्व देने का प्रयास किया, लेकिन वास्तविकता से वो भी थोड़ा दूर है। हमें कभी यह नहीं बताया गया कि वास्तव में आजादी हमको कैसे हुई। देखिए, जब आप आजादी की लड़ाई की शुरुआत पढ़ते हैं तो आप 1857 पे जाते हैं। 1857 की लड़ाई एक सैनिक विद्रोह थी या एक राज्य के लिए किया गया डिसीजन था, जिसमें लोग कहते हैं कि जितने भी राज्य उसमें सम्मिलित हुए वो सब अपना राज्य खो रहे थे। लेकिन उसके बाद भी प्रश्न आता है कि क्या यह स्वतंत्रता का संग्राम था? वास्तव में था। और वीर सावरकर ने अपनी किताब लिखी है 1857 की क्रांति, प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष, और वो प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष था। लेकिन उस प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष की क्या परिणति हुई? अंग्रेजों ने उस आंदोलन को कितनी क्रूरता से दबाया और भारतीयों के मन में यह भर दिया कि अंग्रेजों से लोहा लेना भारतीयों के बस में नहीं। उसके बाद अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए लोगों को अंग्रेजी शिक्षा दी। आप जानते हैं, अंग्रेजों को लोगों की जरूरत थी, अंग्रेजों को काम करने के लिए ऐसे लोगों की जरूरत थी जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों जाने, जिससे वो कम से कम भारत में ज्यादा समय तक राज कर सके। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। जब अंग्रेजी पढ़ाई गई तो अंग्रेजी साहित्यों को पढ़ने के बाद यहां पे एक राष्ट्रवादियों का हुजूम खड़ा होना शुरू हुआ। उन्हें लगा कि जो फ्रांस स्वतंत्रता की बात किया, जो अमेरिका स्वतंत्रता की बात किया, जो बाकी छोटे छोटे देश स्वतंत्रता की बात किए और अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, क्या उनको आज अधिकार मिले हैं? और अपने अधिकार और अपनी ताकत को भारतीयों ने पहली बार समझा। 1857 के बाद भारत के जितने भी राष्ट्रवादी थे उनका जो मूल लक्ष्य था वो हिंदू धर्म, हिंदू साहित्य और अपने देश के अंदर जितनी भी बुराइयां हैं उनको खत्म करना था। इसमें मैं दो लोगों का नाम लेना चाहूंगा, एक पंडित मदन मोहन मालवीय, एक सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को शिक्षित करने की कोशिश की और पंडित मदन मोहन मालवीय ने राष्ट्र को शिक्षित करने की कोशिश की और कहा कि जब तक शिक्षा, और वो भी राष्ट्रवादी शिक्षा, भारतीय युवाओं को नहीं मिलेगी तब तक आजादी हमारी अधूरी रहेगी। लेकिन हम आपको बता दें कि सर सैयद अहमद खान और चाहे मदन मोहन मालवीय, दोनों लोगों ने कांग्रेस से पर्याप्त दूरी बनाई हुई। मदन मोहन मालवीय ने भले अपनी जिंदगी की शुरुआत कांग्रेस से की, लेकिन बाद में वो हिंदू महासभा और बाकी ऐसे संगठनों से जुड़े जो कांग्रेस से संबंधित नहीं थे। इसके अलावा एक नेता का मैं और नाम लेना चाहता हूं, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जो कि एक प्रबल राष्ट्रवादी के रूप में जाने जाते हैं, राष्ट्र के सिवा उन्होंने कभी कुछ सोचा ही नहीं, ऐसे व्यक्ति की भी बात करना जरूरी है। सुभाष चंद्र बोस ने भी अपनी राष्ट्रभक्ति की शुरुआत भले ही कांग्रेस से की, लेकिन बाद में उनके भी कांग्रेस से मत बदल गए। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये लोग कांग्रेस के द्वारा समर्थित नहीं थे। इनको कोई कांग्रेस का समर्थन नहीं था। यहां तक कि इनकी फांसी रुकवाने में भी लोग कहते हैं थोड़ी बहुत कोशिश की गई, लेकिन इतनी कोशिश नहीं की गई कि उनकी फांसी रुक सके, जबकि महात्मा गांधी यदि चाहते तो उनकी फांसी रुक जाए। तो आप बताइए, यदि पूरा का पूरा दारोमदार या पूरा का पूरा क्रेडिट अगर हम कांग्रेस को दे देते हैं आजादी का, तो सुभाष चंद्र बोस, मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट या बाकी आपके भगत सिंह
इन लोगों का क्या फिर योगदान है? क्या इनके कारण आजादी नहीं है? देखिए, आजादी की लड़ाई में एक और व्यक्ति का बहुत बड़ा रोल है जिसने भारत की जनता को प्रबल राष्ट्रवाद सिखाया। उस व्यक्ति का नाम था लोकमान्य तिलक। लेकिन तिलक का कहीं कोई नाम नहीं लिया जाता। भारत के लोगों को राष्ट्रवाद के प्रति जीवित करने वाला व्यक्ति तिलक थे, लेकिन उनका कहीं नाम नहीं लिया जाता। इंदिरा जी के समय में कांग्रेस के इतिहास को इस ढंग से लिखा गया था कि पूरी की पूरी किताबों में यह बता दिया गया था कि आजादी जो कुछ है सब कांग्रेस की देन है। यह सरासर गलत था। यह बाकी राष्ट्रवादियों के खिलाफ एक गलत कृत्य था कि उनके योगदान को आप शून्य करके दिखा दें। अब मैं आपको वास्तविक चीजें बताता हूं कि आजादी कहां से मिली। देखिए, जिस समय भारत में 1905 में करजन ने सांप्रदायिक तौर पे भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया, उसी समय आप देख लीजिए धीरे धीरे करके चीजें बदलनी शुरू हो गई। भारत में हिंदू मुस्लिम एकता के बीच में एक दरार पैदा करती थी, लेकिन उसके बाद भी राष्ट्रवादी लगे थे। जिस समय 1905 में स्वदेशी आंदोलन हुआ तो अंग्रेजों को लगा कि अब भारतीय जाग रहे हैं और ये अगर जागेंगे तो हमारे लिए खतरा बनेगा। और आपको हम बताएं, उसके 20 साल पहले ही कांग्रेस बना दी गई थी। कांग्रेस पार्टी 1885 में कांग्रेस पार्टी की जब नींव पड़ी तो उसमें ऐसे ही नेताओं को शामिल किया गया जो केवल अंग्रेजों का गुणगान करते थे। 1905 से तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल ने इसको उग्र राष्ट्रवाद का रूप दिया। लेकिन बाद में उन्हीं लोगों को किनारे कर दिया गया कांग्रेस से। और अब हम आते हैं विश्व युद्ध की घटनाओं के बाद। 1914 के बाद पूरे दुनिया का माहौल बदल गया और विश्व युद्ध शुरू हो गया। जब विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध में थोड़ी बहुत शर्तों के साथ अंग्रेजों ने भारतीयों को युद्ध में ढकेल दिया और महात्मा गांधी ने बिना सोचे समझे खिलाफत आंदोलन को समर्थन देके कहीं ना कहीं भारत की राष्ट्रवादी राजनीति को सांप्रदायिक राजनीति में बदल दिया। अब प्रश्न आता है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद हमारे हाथ खाली रहे। अंग्रेजों ने हमें केवल प्रलोभन देके हमारा शोषण किया, हमारे वीर शहीदों को मरवा दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ दिया नहीं। तब सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि भारत की आजादी के लिए हमको सशस्त्र संघर्ष करना होगा, और वो कहीं ना कहीं भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के विचारों से सहमत थे। लेकिन उसके बाद भी आप जहां तक देखेंगे, महात्मा गांधी ने धीरे धीरे इन लोगों को दूर किया। और मैं आपको अब अंतिम बार बताता हूं, यदि द्वितीय विश्व युद्ध ना होता और ब्रिटेन की आर्थिक हालत खराब ना होती और ये तय ना होता कि अब साम्राज्यवादी नीतियों का अंत करना है, तो भारत को आजादी कभी ना मिलती। आप कहेंगे भारत को आजादी मिली, इसमें गांधी और नेहरू का योगदान था, लेकिन केवल भारत को आजादी नहीं मिली, दुनिया के न जाने कितने देश आजाद हुए। पोलैंड आजाद हुआ, आयरलैंड आजाद हुआ, चाइना आजाद हुआ, बर्मा आजाद हुआ, श्रीलंका आजाद हुआ, ठीक है, बहुत सारे अफ्रीकन देश आजाद हुए। लेकिन उनकी आजादी के लिए तो उनके पास तो गांधी नेहरू जैसे चेहरे नहीं थे, फिर वो कैसे आजाद हुए? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि हमको अब हर देश को आजादी देनी पड़ी। एटली ने एक इंटरव्यू में कहा था, एटली उस समय प्रधानमंत्री था ब्रिटेन का जिस समय हमको आजादी मिली, एटली ने कहा था कि महात्मा गांधी का योगदान आजादी में कुछ भी नहीं है। हमने आजादी दी तो कहीं ना कहीं सुभाष चंद्र बोस के कारण, और वो सुभाष चंद्र बोस जो आप कहेंगे आजाद हिंद फौज लेके भारत तक नहीं आ पाए। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, इसी से मैं आपकी बात को अंत में बता रहा हूं कि सुभाष चंद्र बोस ने जब जर्मनी और जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज बनाई और भारत पे कूच किया, तो भले वो अपनी कूच में सफल नहीं हुए, उनकी युद्ध में वो हार गए, परंतु देश के अंदर जो आपकी सेना थी उसके अंदर सुभाष चंद्र बोस आइडियल है। और सुभाष चंद्र बोस का सेना को इतना ज्यादा समर्थन था कि सेना के लोग अपने कार्यालयों में सुभाष चंद्र बोस की फोटो लगाने लगे। सुभाष चंद्र बोस के कारण ही भारत में नौसेना का विद्रोह हुआ, और नौसेना के विद्रोह के बाद अंग्रेज समझ गए कि जिस देश की सैनिक आपके खिलाफ हो जाए उस देश में ज्यादा समय तक ठहरना खतरे से खाली नहीं है। और आजाद हिंद फौज के 3 एयर मार्शल, गुरबख्श सिंह जिनको ढिल्लो के नाम से भी जानते हैं, सहगल और सहानवाल, इन तीनों के ऊपर मुकदमा चला लाल किला में, और इसका समर्थन पूरी की पूरी भारतीय सेना ने किया और उनको छोड़ना पड़ा, उनको आजाद करना पड़ा। और उनके केस को जीतने के बाद भारतीय सेना बहुत प्रफुल्लित हुई और अंग्रेज समझ गए कि अब हमारे देश में रहना बहुत ही असंभव है, और अंग्रेज चले गए। आज मैं आपको केवल एक बात बताता हूं, सुभाष चंद्र बोस का नाम नहीं लिया जाता और सुभाष चंद्र बोस को आजादी के साथ नहीं जोड़ा जाता, जबकि वास्तविक आजादी हमको सुभाष चंद्र बोस ने दिलाई। और गांधी और नेहरू ये राष्ट्रवादी थे, इन्होंने देश में राष्ट्रवाद की नींव भले जगाई, लेकिन आजादी इनके कारण ही मिली। आजादी में उनका योगदान था, लेकिन आजादी इनके ही कारण मिली, और इन्हीं के परिवार को महिमा मंडित होना हो ऐसा जरूरी नहीं है।
सन 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार केंद्र में बनी तो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न दिया और उनके परिवार ने कहा इसकी आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से कांग्रेस के नेताओं को महिमा मंडित करना और कांग्रेस का ही पूरे देश में इसलिए राज करना कि हमने आजादी की लड़ाई लड़ी है, ये सरासर गलत है। इस तथ्यों को आप और देखिए और हमारे वीडियो के साथ जुड़िए। हम आपको आजादी से संबंधित और आजादी के बाद की जो राजनीतिक उठापटक है उनसे आपको अवगत कराते रहेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हुआ तो उसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।